इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले से जुड़ी हुई। ईडी ने गिरफ्तारी की है। अब एक बेहद अहम गिरफ्तारी इसे माना जा रहा है। ईडी ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई को गिरफ्तार किया है। एएनआई के हवाले से यह खबर आ रही है, टीएमसी नेता विनय मिश्रा लंबे समय से फरार हैं और अब टीएमसी नेता के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने कोयला घोटाले मामले में यह गिरफ्तारी है जिसमें कि विनय मिश्रा लंबे समय से फरार है और आखिरकार अब उनके भाई की भी गिरफ्तारी हुई है। एएनआई के हवाले से आ रही है ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर। ऐसे में कई लोगों से जबकि कोयला घोटाले में पूछताछ कर रही है, ईडी का समन भी है। अब एक बेहद अहम गिरफ्तारी। आशिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशिका, क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लंबे समय से ईडी और सीबीआई दोनों को तलाश थी। ये जो कोयला घोटाला मामला है, विनय मिश्रा की, अनूप मांझी लाला की और साथ ही विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को भी कई नोटिस भेजे गए थे, भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। तो आज ये जो गिरफ्तारी है इसे अहम कड़ी माना जाएगा। ये जो केस है कोल तस्करी का मामला है, जिस मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी साली से भी पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई का ये आरोप है कि फर्जी शेल कंपनी बना करके कोयला तस्करी का ये जो पैसा है इसे विदेशों में भेजा जा रहा था, जहां पर अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी साली के नाम पर ये अकाउंट थे। तो अब ये इसके पहले जो पूछताछ हुई थी उसमें सीबीआई को कोई विशेष जानकारी या सहयोग नहीं मिला था, चाहे रुजिरा बनर्जी हो चाहे मेनका गंभीर उनकी बहन हो, उन दोनों की तरफ से ही मेनका गंभीर के परिवार से भी कल सीबीआई ने पूछताछ की थी। तो अब ये अहम कड़ी होगी प्रशांत इस मामले में। और ये बेहद अहम गिरफ्तारी भी माना जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले को लेकर सियासत भी जमकर, और ऐसे में अब ईडी ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई को गिरफ्तार किया है और उम्मीद ये कि अब इससे पूछताछ में कई और अहम राज फाश हो सकते हैं। लेकिन इधर खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के लिए भी लोकसभा में पेश किए गए एनसीटी एक्ट पर एक बार फिर से केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों ने आज एनसीटी एक्ट के विरोध में संसद में ही गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दावा है कि नए बिल के पारित होने से दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ेंगी और दिल्ली सरकार को हर काम के लिए उपराज्यपाल पर निर्भर रहना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने इस बिल को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने जनता के नकारे जाने के बाद अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए पीछे का दरवाजा रास्ते अख्तियार किया है और दिल्ली सरकार के सभी मंत्री एक्ट के विरोध में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा कल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध जताएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हक आखिर किसका होगा, ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है। सवाल ये कि दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का काम करेगी या फिर उपराज्यपाल। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। सर, कल एक बार फिर से बिल लाया गया, संशोधित बिल लाया गया है जिसकी लड़ाई आपने 2-3 साल पहले लड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहां से फैसला आया था, फिर आपने सरकार का कामकाज शुरू किया। अब इस संशोधित बिल के चलते आपको क्या लगता है कि कितनी परेशानी आपकी बढ़ने वाली है? परेशानी हमारी तो जो बढ़ेगी एज गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा परेशानी तो दिल्ली की जनता की बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए जो केजरीवाल जी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें पहले की तरह जो 2018 में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उससे पहले की तरह फिर एलजी की टांग अड़ेगी अब, यानी भारतीय जनता पार्टी हर चीज को रुकवाएगी। पहले ये रुकवा देते थे हर चीज को, फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया नहीं भाई, चुनी हुई सरकार को अधिकार है कि वो डिसीजन लेगी, एलजी इसमें कोई दखलंदाजी नहीं देंगे। उसके बाद से बंद हो गई दखलंदाजी। पिछले अगर आप देखें 4 जुलाई 2018 के बाद दिल्ली की सरकार ने खूब काम किए और इतने काम किए कि उसकी तारीफ चारों तरफ होने लगी। तो आज ये उससे घबरा गए हैं। इनको लगता है कि ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, केजरीवाल जी की राजनीति, काम करने का तरीका जो है ये देश भर में पहुंच रहा है। सूरत में रिजल्ट देखिए, हिमाचल में रिजल्ट देखिए, गोवा में, बेंगलोर तक में रिजल्ट देखिए, महाराष्ट्र के गांवों में भी लोग बात हो रही है। तो ये घबरा गए हैं, ये चाहते हैं कि इसको रोका जाए किसी तरह से। तो आज इनकी कोशिश ये है कि दिल्ली में काम रोके जाएं। इनकी कोशिश केजरीवाल को रोकने की नहीं है। ये जो दिल्ली में बसें फ्री हो गई, बिजली फ्री मिल रही है, अभी हमने कहा इतने सारे तिरंगे लगवाएंगे, हमने कहा महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, इन सबको रुकवाने की साजिश है। बिल में अगर मोटा मोटा समझाने की कोशिश करें सर, तो क्या समझ में आता है? क्या हर चीज के लिए एलजी के पास जाना पड़ेगा? बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि अब दिल्ली की जो सरकार होगी वो चुनी हुई सरकार नहीं होगी। दिल्ली की जो सरकार है वो
एलजी वो सरकार होंगे, पहली बात। दूसरा, मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उनको हर फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी। तो अगर हर फाइल एलजी के पास ही भेजनी है, फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो? बंद करो ये चुनाव। तो दिखाने के लिए करते हो कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र की बात करने के लिए करते हो। हरकतें आपकी संविधान के खिलाफ जाके किया है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के पास पावर्स होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संविधान में यही लिखा हुआ है, उसके बाद भी कह रहे हैं आप कानून चेंज कर देते हैं। सर, हाल ही में आपने देशभक्ति बजट लाया, कई योजनाओं का ऐलान किया। अब लगता है कि वो योजनाएं समय से पूरी हो पाएंगी या उसमें काम कर पाएंगे आप? लड़ना पड़ेगा इनके लिए। पहले भी जब इन्होंने सीसीटीवी रोके, मोहल्ला क्लिनिक रोके और बहुत सारे काम रोकते थे, डोर स्टेप डिलीवरी, तो लड़ के कराए। तो 2018 के बाद थोड़ी आसानी हो गई थी काम करने के लिए। अब ये कानून लाएंगे तो फिर मुश्किल होगी, लेकिन लड़ेंगे, ऐसी थोड़ी छोड़ेंगे। जनता ने इसलिए थोड़ी भेजा है कि हम जाके बैठ जाएंगे। ऑप्शन क्या बचता है सर, कोर्ट में जाने का? किस तरीके से काम? ऑप्शन सारे हैं। ये राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। इस घटिया राजनीति का जवाब भी जनता देगी और अदालत में भी देखेंगे। जहां जहां जो ऑप्शन होंगे सब पे बात करेंगे। क्या दूसरी पार्टियों से भी बातचीत आप कर रहे हैं ताकि राज्यसभा में किसी तरीके से रोका जाए? सारी पार्टियां देख रही हैं कि किस तरह से लोकतंत्र के खिलाफ कदम है। ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ इस तरह से थोड़ी जाने देंगे इनको। एक आखिरी सवाल, विरोध प्रदर्शन की तैयारी है जिसमें अरविंद केजरीवाल, आप, पूरा कैबिनेट आएगा, क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा? नहीं, इसको ये जनता को अवेयर करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से अब इनकी सरकार ये कानून लेके आ रही है जिसमें उनके जो काम है वो लगातार रुकेंगे और उसमें डिले होगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। ये तो थे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि बैकडोर से बीजेपी सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि इसको रोका जाए। कैमरामैन राजेश के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 8 इंडिया, दिल्ली। तो उधर दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आदेश गुप्ता के मुताबिक केंद्र सरकार का यह अच्छा कदम है जिससे गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा। आदेश जी, बिल को लेकर आम आदमी पार्टी ने सख्त रुख इख्तियार किया है और कह रहे हैं कि अब दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी। क्या रिएक्शन आपका? देखिए, केंद्र सरकार ने संसद में ये अमेंडमेंट लाकर जो भ्रांतियां दिल्ली सरकार के और एलजी के बीच थी उनको क्लियर करने का ये कोशिश है और इससे गवर्नेंस और गवर्नमेंट की स्मूथनिंग फंक्शनिंग होगी और जो काम केजरीवाल सरकार पिछले काफ़ी दिनों से जनता के हित के जो लटके हुए थे, वो केंद्र सरकार के फैसले, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना है, अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से वो काम रोक नहीं सकते हैं। उनके लिए काम करने के बहुत सारे अधिकार इसमें हैं, उनको अपने काम करने चाहिए। बंगाल में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी हमले और ज्यादा तीखे होते चले जा रहे हैं। आज बंगाल में बीजेपी के दिग्गजों के साथ साथ ममता बनर्जी भी प्रचार में उतरी हैं और हमले और तेज किए हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमले किए और बांकुड़ा की रैली में आज उन्होंने सीधे अमित शाह पर निशाना साधा। चुनाव आयोग के कामों में हस्तक्षेप का आरोप जड़ दिया। दूसरी तरफ पुरुलिया की रैली में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू कार्ड खेला और ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप जड़ दिया। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिमी मेदिनीपुर में रैली करने पहुंचे। उन्होंने ममता को बंगाल में हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक अब वहां पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब पश्चिम बंगाल में पहुंचे तो पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने पूरी सभा में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। खुद योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी करार देते हुए एक बार फिर से जमकर हमला किया। ममता बनर्जी के चंडी पाठ पर भी उन्होंने तंज कसा और सवाल भी खड़े किए। आरोप लगाया बंगाल के मुख्यमंत्री को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी की प्रमुख बंगाल की मुख्यमंत्री पर गो तस्करी को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। यूपी के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और जल्द ही आज का बंगाल सोनार बांग्ला में बदल जाएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। दोनों हाथ लगा करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ लगा करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। और इस पुरुलिया की रैली के बाद योगी आदित्यनाथ बांकुड़ा पहुंचे और वहां उन्होंने एक रैली की। बांकुड़ा में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 4 सीटें सालतोरा, छतना, रानीबंद और रायपुर में पहले चरण में मतदान होना है। इसके अलावा योगी की पश्चिमी मिदनापुर में भी रैली और पश्चिमी मेदिनीपुर की 4 विधानसभा सीटों पर भी पहले चरण में ही मतदान होने वाला है। योगी ने बांकुड़ा में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लोगों को राम से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता ने बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या अब राम के साथ और राम के खिलाफ कौन खड़ा है ये दिखाने और बताने की कोशिश अब इस सियासी रण में होने लगी है? देखिए प्रशांत, पश्चिम बंगाल का चुनाव शुरुआत से ही जय श्री राम के नारों से एक तरह से संबद्ध रहा है। शुरुआत में आपने देखा था किस तरह से ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ करके गाड़ी तक से उतर जाती थी और ये आरोप लगाती थी बीजेपी पर कि बाहर के लोग उनको चिढ़ाने के लिए ये नारे लगाते हैं। हालांकि बाद में उनको भी बीजेपी की उसी पिच पर आना पड़ा, चंडी पाठ, दुर्गा पाठ करना पड़ रहा है। तो अब उनको भी अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक दोनों को एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ी है। इसकी वजह ही ये है कि क्योंकि बीजेपी उग्र हिंदुत्व, एक तरह से आप योगी आदित्यनाथ के भाषण को अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जिस तरह 2017 में हिंदुत्व की बात कर रही थी, उसी तरह वो पश्चिम बंगाल में और ज्यादा आक्रामक हिंदुत्व की बात कर रही है, ताकि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से एक वोट बैंक अपना मान के चल रही थी और दूसरे को भी उस पिच पर जाकर के बीजेपी खेलना चाहती है और उनका वोट बैंक बांटना चाहती है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर और कह रही है कि घायल शेरनी और ज्यादा खतरनाक होती है और एक पैर से ही खेला होवे। और ये अब हमले एक दूसरे पर और ज्यादा तेज कर दिए गए। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में ममता बनर्जी ने भी रैली की और गृह मंत्री अमित शाह पर वो सीधे सीधे सियासी हमला करती नजर आई हैं। ममता बनर्जी ने रैली के दौरान सीधे अमित शाह पर चुनाव आयोग के कामों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली से बंगाल के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनके सुरक्षा अधिकारियों को हटा दिया गया है। निर्वाचन कमिशन আমার শ্রদ্ধা রেখেই আমি বলছি, নির্বাচন কমিশন কে চালাচ্ছেন? অমিত শাহ বাবু আপনি চালাচ্ছেন না তো? আমার প্রশ্ন রয়ে গেছে। আমরা তো চাই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হোক, কিন্তু হু ইজ অমিত শাহ? তিনি ইলেকশন কমিশনকে গাইড করবার কে? তিনি ইলেকশন কমিশনের কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন, ডে টু ডে কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন আর আমাদের বিরুদ্ধে রেগুলার
আমার সিকিউরিটির মেন চার্জে যে তাকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি খেলা হবে 27 তারিখে আপনাদের এখানে প্রথম ভোট আছে। বাঁকুড়ায় দেখেছেন আগের বার ভোট পেয়ে জিতেছিল বিজেপি, বিষ্ণুপুরে জিতেছিল बीजेपी कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूँ, लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जरा फूल जिंदाबाद, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। बड़ा हमला यहां ममता बनर्जी ने अमित शाह पर तो किया ही, लेकिन आरोप सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पर भी इन्होंने जड़ दिए हैं। अरुण, क्या सिर्फ मंच से राजनीतिक बयानबाजी के लिए ममता बनर्जी ये कह रही हैं, या फिर अगर इलेक्शन कमीशन पर उनको भरोसा नहीं तो इसके लिए कोई और तरीका अपना रही है जहां वो शिकायत करेंगी इस बात की? देखिए, इलेक्शन कमीशन की किसी भी कार्यप्रणाली से अगर आप लेकिन नाराज ये हैं तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल की धरती से। पुरुलिया में बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है और इसमें भी एक सबसे अहम बात यह कि बीजेपी के रथ पर हमला हुआ है और अब एक बार फिर बीजेपी ने आरोप लगाया टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का। ऐसे में जबकि रथ आगे बढ़ाकर अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक, पुरुलिया में अब बीजेपी के रथ पर हमला हो गया है। उसके शीशे तोड़ दिए गए बस के, जिसमें सवार होकर स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने गए थे। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बीजेपी ने टीएमसी पर इस हमले का आरोप लगाया है। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या और जानकारी मिल रही है? पुरुलिया में बीजेपी के रथ पर हमला हुआ है, आरोप अब टीएमसी पर लग रहा है, ताजा हकीकत क्या है? देखिए, बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने ये जानकारी दी है कि पुरुलिया में एक रथ पर हमला हुआ है जो बीजेपी का रथ था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर वो रथ चलाया जा रहा था। बीजेपी इस पूरे इलाके में, जंगल महल के इलाके में एक जगह बिरसा मुंडा सम्मान यात्रा के नाम पर एक रथ यात्रा कर रही है और आज से भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा के नाम से भी एक रथ यात्रा शुरू होने वाली थी, जिसको जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाने वाले थे और वो दिखाने वाले थे बांकुड़ा के एक जगह कोटुलपुर है जहां पर उनकी जनसभा अब से थोड़ी देर बाद होने वाली, वहां से रथ रवाना करने वाले थे। अब बीजेपी का आरोप है कि जो पुरुलिया में एक रथ उनका ऐसा रखा हुआ था उस पर तृणमूल कांग्रेस ने हमला किया, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो एक तरह से अगर इस पूरे इलाके जंगल महल की बात करिए आप प्रशांत, तो 40% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की है और सबकी नजर, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की नजर उसी वोट बैंक पर है। तो बिरसा मुंडा के जरिए आदिवासी वोट और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जरिए अनुसूचित जाति और जनजाति वोटों पर बीजेपी कोशिश कर रही है उनको अपने साथ लाने की। तो जाहिर सी बात है कि तृणमूल कांग्रेस अपना प्रभुत्व जो उस वोट बैंक पर उसको नहीं जाने देना चाहती। और अमित मालवीय ये आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने इस तरह के एक रथ को नुकसान पहुंचाया है। तो ये जरूर खबर है पुरुलिया से कि उसको नुकसान पहुंचा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का वर्जन, तृणमूल कांग्रेस क्या कहती है इस पर अभी उनका रुख साफ नहीं हो पाया। लेकिन अब एक बार फिर से वही हालात दिखाई दे रहे हैं जो चुनाव से पहले भी दिखाई दे रहे थे। एक के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही थी, कार्यालय पर हमले हो रहे थे। लेकिन अगर अब बीजेपी का ये चुनावी रथ तोड़ दिया जा रहा है तो क्या कह रही है वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, क्या कह रहे हैं वहां के वो लोग जिनके पास कानून व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी भी थी? क्या बीजेपी इसकी कोई लिखित में शिकायत भी कर रही है? देखिए, अमित मालवीय के ट्वीट से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को आगे लेकर के जाएगी और इस समय प्रशासन चुनाव आयोग के जरिए ही चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, इसलिए चुनाव आयोग से शिकायत करना बीजेपी की तरफ से लाजमी है। सवाल सिर्फ ये है, आप राजनीतिक हिंसा की बात कर रहे हैं, मंचों से, सार्वजनिक मंचों से देश के गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने और जेपी नड्डा ने सबने आरोप लगाए हैं कि उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या ममता बनर्जी के शासनकाल में हुई है। किसी का शव पेड़ पर लटका मिला, कोई तालाब में डूबा हुआ मिला। तो राजनीतिक हिंसा कोई नई नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए और इसीलिए आपने देखा कि चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया था। हाँ। तो ये इस मसले पर बीजेपी कहां तक आगे जाएगी ये देखने वाली बात जरूर होगी कि अमित मालवीय क्या सिर्फ आरोप तक सीमित रहते हैं या चुनाव आयोग का भी रुख करते हैं। तो बीजेपी ने यह आरोप लगाया है टीएमसी की ओर से हमला किया गया बीजेपी के रथ पर। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता, पश्चिम बंगाल प्रभारी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कैलाश जी, जिस तरह का हमला हुआ है, क्या इस पर आपकी पहली टिप्पणी है? देखिए, इस प्रकार की गुंडागिर्दी करना ये
टीएमसी की एक संस्कारों के अंदर है और वो कहीं पर भी विपक्ष के जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनको हमेशा इस प्रकार हैरेस करते रहते हैं। वो नहीं चाहते कि विपक्ष अपने प्रजातांत्रिक अधिकार का उपयोग करे और इसीलिए इस घटना को अंजाम उनके गुंडे आज भी दे रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से कहा था कि भाई यहाँ पर जो गुंडे हैं वो असामाजिक तत्व हैं, उनको अंदर करें और गुंडे और अधिकारियों के बीच का नेक्सस है उसको तोड़ें, क्योंकि अधिकारी और गुंडों का नेक्सस यहाँ पर काम करता है और इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को खिलाफ चुनाव आयोग संज्ञान में लेकर कार्रवाई करवाए। लेकिन क्या बकायदा इसकी लिखित शिकायत आपने चुनाव आयोग से अब तक कर दी है और किन पर आप आरोप लगा रहे हैं? अभी हम ईमेल कर रहे हैं और कल हमारा प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के प्रतिनिधि से मिलेगा। जी, लेकिन इसके पहले कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, इस तरह की घटनाएं लगातार आती रही, टीएमसी पर आप आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज ये जो घटना हुई है, क्यों आपको लगता है कि ये निशाना जानबूझकर टीएमसी के लोगों ने ही बनाया है बीजेपी के रथ को? वही करते हैं, वही दुस्साहस करते हैं, बाकी राजनीतिक दल नहीं करते हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा कि सीपीएम ने हमला किया, कांग्रेस ने हमला किया। बंगाल के अंदर सिर्फ इस प्रकार के काम करने का काम सिर्फ टीएमसी के गुंडे ही करते हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण है। जी, ये आरोप आप लगा रहे हैं कि राजनीतिक उन्हें संरक्षण है, लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन ही सारी व्यवस्थाएं देख रहा है और उसे इस बात को अब सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह की हिंसा ना हो और शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो सके। देखिए, जब भी लॉ एंड ऑर्डर हमेशा अगर आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर का जो जवाबदारी वो राज्य सरकार की है, पर उसको सिर्फ वाच करते हैं जी। तो वाच करते हैं वो, और जब यदि ऐसा लगता है तो कार्रवाई भी करते हैं, है ना। ये अमित मालवीय की ओर से भी ट्वीट किया गया है और कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा आरोप है कि जहां इलेक्शन कमीशन इस तरह की तमाम चीजों को वॉच करता है, ऐसे में जो स्थानीय शासन प्रशासन है उसकी बड़ी भी जिम्मेदारी है कि शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो सके। लेकिन टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया गया है और वो कह रहे हैं कि इसके लिखित में मेल के जरिए शिकायत भी चुनाव आयोग से की जा रही है। टीएमसी पर आरोप लगाया गया है बीजेपी की ओर से कि बीजेपी के रथ पर हमला किया गया है और सिर्फ टीएमसी है जो इस तरह के हिंसक वारदातों को बंगाल में अंजाम दे रही है। बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा आरोप, ऐसे में जबकि बीजेपी के इस रथ को तोड़ा फोड़ा गया है, उसकी शीशे तोड़ दिए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही ऐसा किया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है और जिसमें लिखा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा के लिए पुरुलिया में खड़े बीजेपी के रथ को तोड़ दिया गया, ड्राइवर घायल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को किसी भी वक्त कोटुलपुर से हरी झंडी दिखा सकते हैं। टीएमसी इस यात्रा को नहीं रोक सकती। ये लोग कितने डरे हुए हैं, ये सवाल बीजेपी नेता ने किया है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, ये टीएमसी पर आरोप लगाया जा रहा है और आरोप ये कि दरअसल ये जो रथ है ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा है और इसीलिए टीएमसी डरी हुई है। क्या मकसद है इस रथ यात्रा को क्यों निशाना बनाया गया? क्या तर्क बीजेपी दे रही है? देखिए, बीजेपी ने एक इंटरेस्टिंग बात कही है कैलाश विजयवर्गीय ने, प्रशांत। जो लोग पश्चिम बंगाल की राजनीति जानते हैं वो हमेशा इस तरह के आरोप सुनते हैं कि लेफ्ट ने यहाँ पर इस तरह के असामाजिक तत्वों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती रही है वो, लेकिन लेफ्ट का किला ठहरने के बाद अब ये आरोप सिर्फ टीएमसी पे लग रहा है और कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का कोई काम करती नहीं है। यानी सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में है और बीजेपी भी इसको सीधा मुकाबला ही रखना चाहती है, वो लेफ्ट या फिर कांग्रेस की तरफ बटना नहीं चाहती है। जहां तक इस यात्रा का सवाल है तो मैंने जैसा कि बताया था, ये पूरा जो इलाका है SC/ST की पॉपुलेशन यहाँ पे 40% है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसीलिए आदिवासी और SC/ST जितने मिलाकर के वोट बैंक में यहाँ पर आते हैं। बीजेपी की रणनीति यही थी, कल अमित शाह को हरी झंडी दिखाना था बिरसा मुंडा सम्मान यात्रा को, जिसको वो नहीं दिखा पाए, वहां पहुंच नहीं पाए थे झारग्राम, इसलिए उसको अर्जुन मुंडा जो ट्राइबल मिनिस्टर है केंद्र में, उन्होंने हरी झंडी दिखाई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा भी की जा रही है। तो सीधा जो इसका मकसद है वो ये है कि ये जो 40% आबादी है उसको किस तरह से बीजेपी के साथ जोड़े, किस तरह से सामाजिक समीकरण बनाए कि उनकी पार्टी जंगल महल के इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। और ये प्रयोग बीजेपी 2017 में उत्तर प्रदेश में कर चुकी है, वही प्रयोग यहाँ पर दोहराने की कोशिश है। और बड़ी तादाद में SC/ST के मतदाता हैं यहाँ पर, तकरीबन 52,96,963 मतदाताओं की ये संख्या है।
2011 के उस जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक जिस पर सभी पार्टियों की निगाहें हैं और बीजेपी चाहती है कि उन्हें अपने पक्ष में किया जाए, और आदिवासियों के बीच ये जंगल महल का इलाका जिस पर अपने अपने पक्ष में प्रचार करने लोग पहुंचे तो बीजेपी के रथ पर हमला हुआ। हालांकि नाम इसका बाबा साहब आंबेडकर सम्मान यात्रा रखा गया था। अब आरोप टीएमसी पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अरुण, जो बड़ा सवाल है वो ये कि अब इस तरह के हमले हो रहे हैं, मौखिक रूप से कह दिया जाता है कि ये टीएमसी ने हमला कर दिया है, किस तरह से इस पर कार्रवाई हो सकेगी? देखिए प्रशांत, यही प्रशासन की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक हिंसा के अगर आरोप लगते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको कराना है। बिल्कुल। देखिए लोकतंत्र की जो सबसे खूबसूरती है वो कि चुनाव होते हैं, और अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। और इसलिए चुनाव आयोग की जवाबदेही और जिम्मेदारी ज्यादा है कि लोग घरों से बिना किसी डर के, बिना किसी भय के निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन अगर इस तरह से राजनीतिक हिंसा होती रहेगी, वो कौन सा दल किसके ऊपर कर रहा है ये जांच का विषय है और उसमें हिसाब होगा। लेकिन कहीं भी अगर हिंसा हो रही तो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश कतई नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग को निश्चित रूप से इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, जैसा संज्ञान उन्होंने लिया मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध के नाम पर उनके जो है सिक्योरिटी डायरेक्टर को हटा दिया गया और तमाम लोगों पर कार्रवाई और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने की बात कही गई। लेकिन ये एक बड़ा आरोप टीएमसी पर लगाया है बीजेपी ने इस वक्त, जबकि एक बेहद अहम रथ यात्रा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा की शुरुआत होने वाली है और पुरुलिया में यहां गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए उस रथ के आरोप टीएमसी पर अब बीजेपी लगा रही है। अरुण, लेकिन कई सवाल इसमें खड़े होते हैं कि क्या यह महज आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है या इस पर सख्ती कहीं पश्चिम बंगाल में हम देख पा रहे हैं कि इस तरह की हिंसक वारदातें ना हो और शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो सके? देखिए पिछले कुछ दिनों में प्रशांत, जिस तरह से राजनीतिक हत्याओं की लगातार सिलसिला चल रहा था, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला रुका है। उसकी वजह यह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा जगहों पर लगा दी गई हैं। स्थानीय पुलिस भी अब चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर काम करती है, क्योंकि पहले बीजेपी ये कहती थी कि प्रशासन सुनवाई नहीं करता, और दिलीप घोष ने कई ऐसे बयान दिए कि जो पुलिस है वो सुनती ही नहीं। जब तक तृणमूल कांग्रेस के लोग उसको डायरेक्शन नहीं देते तब तक वो बीजेपी की बात नहीं सुनती। लेकिन अब चूंकि चुनाव आयोग अधिकारियों को हटा सकता है, उनकी पोस्टिंग कर सकता है, तबादला कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, और इसलिए लेकिन जिस तरह की बात का आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ इसी से जुड़ी एक बेहद अहम खबर आ रही है अरुण। बीजेपी का टीएमसी पर आरोप है, कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया गया है। जिस तरह का जिक्र आप कर रहे थे वही एक और बेहद अहम खबर बीजेपी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है और टीएमसी पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के एक और कार्यकर्ता की हत्या हुई है। और हम देख रहे हैं कि लगातार मंचों से भी बीजेपी के नेता इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में जहां पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। मामला बंगाल के बोलपुर का है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता बापी अंकुरे का शव मिला है। बीजेपी ने इस हत्या के लिए सीधे सीधे टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले भी नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि राजनीतिक हिंसा होती है और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की जान ली गई है। इस बात को मंचों से भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं, स्टार प्रचारक जितने भी इस समय पश्चिम बंगाल में पहुंचे हुए हैं। आशिका सिंह हमारी सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। आशिका, इस घटना को लेकर क्या कहा जा रहा है? बीजेपी ने सीधे आरोप अब टीएमसी पर लगा दिया कि एक और कार्यकर्ता की हत्या की गई है। देखिए, लगातार ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगता रहा है और अब भी बीजेपी बंगाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। कल रात से ये जो बीजेपी का कार्यकर्ता है ये गायब था और आज इसका शव मिला है, तो बीजेपी की तरफ से आरोप टीएमसी पर है। हालांकि टीएमसी का कहना है कि उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। पुलिस की तरफ से अब तक ये साफ नहीं किया जा सका है कि क्यों और कहां ऐसे ये घटना हुई है। जी, लेकिन इससे पहले जब एक रथ पर हमला किया गया तो भी टीएमसी पर आरोप लगाया गया है। एक बार फिर एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, लेकिन माना यह जा रहा था कि जैसे ही पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर पहुंची है, राजनीतिक हिंसा पर शायद लगाम लगी है। लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। प्रशासन की ओर से कुछ कहा गया है इस मामले पर अब तक? अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है प्रशांत। इस पर पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। अब तक टीएमसी के किसी इन्वॉल्वमेंट की खबर तो नहीं मिली है पुलिस को, जैसा कि पुलिस सूत्रों ने बताया है। आगे जांच में ये साफ होगा कि क्यों और कैसे ये घटना हुई है। और
बापी अंकुरे नाम बताया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ता का, जिसका शव मिला है और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह राजनीतिक हिंसा है और एक और कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। टीएमसी पर आरोप न सिर्फ चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बल्कि पहले भी बीजेपी लगाती रही कि उनके कई कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है और इस तरह के हिंसा के विरोध में ही अब वो जनता के बीच प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगा। बीजेपी ने एक ट्वीट किया है, टीएमसी पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया है। बीजेपी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बापी अंकुरे नाम के एक और बीजेपी कार्यकर्ता की टीएमसी के गुंडों ने हत्या कर दी। यह सिर्फ एक युवा की हत्या नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। बंगाल के लोग इसका जवाब देंगे और टीएमसी के राजनीतिक हंगामे का अंत करेंगे। बीजेपी का सीधा आरोप टीएमसी पर है। ट्वीट करके भी अब यह आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने बंगाल इकाई की ओर से यह हमला किया गया है सीधे टीएमसी पर। लेकिन जिस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है वो बेहद अहम, क्योंकि कुछ देर पहले ही बीजेपी ने एक और बड़ा आरोप टीएमसी पर लगाया कि उनके रथ को तोड़ दिया गया और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही यह कार्रवाई की है। कई ऐसी और हिंसक घटनाएं सामने आई है जिसके लिए बीजेपी टीएमसी पर ही आरोप मढ़ रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि अब शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन जहां पूरी तरह से मुस्तैद है, पैरामिलिट्री की फोर्स वहां पहुंच चुकी है, बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में इस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आ रही है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो नजदीक से इस पूरे घटना को भी देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम बात है वो ये कि बीजेपी एक बार फिर से सिर्फ टीएमसी पर आरोप लगा रही है। कुछ देर पहले ही जब हमने बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से बात की तो उन्होंने कह दिया कि इस तरह के हिंसक वारदातों को सिर्फ टीएमसी ही अंजाम देती है। जो कर्मी समर्थक थे वो लोग बस से उतर के भाग रहे थे फील्ड से और जो ड्राइवर था उनको पकड़ के बहुत मारा गया और इस वजह से 40 मिनट तक ये रास्ता रुका हुआ था और उसके बाद पुलिस यहाँ पे आई, बस को उन्होंने सीज किया और मानबाजार थाना पे लेके गए। पुलिस सूत्र से अभी जो अपडेट्स हमको मिल रहा है कि 5 जन को अभी डिटेन किया गया है। वो कौन से दल से है, बीजेपी के तरफ से है या तृणमूल कांग्रेस के तरफ से है, ये अब तक वो पूरा इस बात पे ऊपर कोई पुष्टि नहीं हुआ है। लेकिन जो वीडियो कैमरा वहां पे स्पॉट पे था उस जी जिस तरह की ये पूरी घटना हुई है, अब जो ताजा जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए कि 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है इस मामले में और उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किससे ताल्लुक रखते हैं, इस तरह की हिंसक वारदात को अंजाम उन्होंने किसके इशारे पर दिया है। लेकिन पुरुलिया में एक बार फिर हिंसक वारदात पेश हुई है और सामने आई है और इस घटना के लिए टीएमसी को दोषी ठहराया है बीजेपी ने। हमारे पास नहीं आया। आपने एकदम सही सवाल किया कि बस तो जा सकती है, रास्ते के ऊपर से जा रही है, वो सभा मंच पे नहीं गया, लेकिन फिर भी ये तोड़फोड़ क्यों हुआ? मैं आपको बोलना चाहता हूँ पुलिस फोर्स जब ये वारदात हो रहा था वो लोग सभा मंच के तरफ थे और वहां पे सिर्फ हमारे न्यूज 18 बांग्ला के हम थे और हमारा कैमरा पर्सन था। वो जब ये एजिटेशन हो रहा था वो पुलिस वहां से भाग के आए, उन्होंने वायरलेस से बहुत सारे पुलिस को वहां पे बुलाया और ये वारदात 40 मिनट तक चला। जो ड्राइवर है उनको अभी एक लोकल हॉस्पिटल पे ले गया है, उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है। ये पूरे सिचुएशन में पुलिस का क्या भूमिका था ये अभी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जो लोग स्पॉट पे ड्यूटी कर रहे थे उनके पास क्या पहले से इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वहां से एक बस आ रहा है? अगर बस आ रही है तो प्रॉपर उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया गया? ये सब बहुत सारे सवाल अभी तक उठ रहा है। ये एक बड़ा मसला भी है कि अगर 40 मिनट तक इस तरह की हिंसक वारदात लगातार होती रही तो इससे सुरक्षा बलों ने रोका क्यों नहीं? क्योंकि हमारे सहयोगी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक सामने ही एक मंच बना हुआ है जहां पर सुरक्षा बल की तैनाती भी थी और सामने ही ये रथ खड़ा हुआ था, बाबा साहब आंबेडकर रथ। लेकिन इसे लगातार वो तोड़ते रहे और 40 मिनट तक इस तरह के हिंसक वारदात को अंजाम देते रहे। आखिर पुलिस की क्या भूमिका थी? उसे क्यों नहीं रोका गया? तभी उन हिंसक वारदात कम करने वालों को पकड़ा क्यों नहीं गया था? यह सबसे अहम सवाल भी उठता है। और यह तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं किस तरह से लगातार एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है पश्चिम बंगाल में और बीजेपी ने यह ताजा आरोप टीएमसी पर लगाया है कि उनके रथ को तोड़ दिया गया है। बाबा साहब आंबेडकर सम्मान यात्रा की शुरुआत
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले थे। कुछ ही देर में इस रथ को हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन इसे बुरी तरह से तोड़फोड़ दिया गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि पुलिस सामने ही बने मंच पर सुरक्षा के लिए मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसके 40 मिनट तक इस तरह की वारदात लगातार चलते रहती है। उपद्रवी ये हंगामा करते रहते हैं। बस में जो रथ बना हुआ है उसे शीशा की तोड़ने और बाकी की घटनाएं भी कैमरे में कैद हुई है, लेकिन सवाल उस प्रशासनिक व्यवस्था पर भी है जिनके हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लगी हुई है, और अब ऐसे में जबकि इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत करने की बात बीजेपी नेता ने कर दी है। उन्होंने बताया है, बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बकायदा हम लिखित में चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर रहे हैं, ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आरोप टीएमसी पर लगाया गया है। और अब जो वीडियो ट्वीट किया गया था, अमित मालवीय ने लिखा ट्वीट में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा के लिए पुरुलिया में खड़े बीजेपी के रथ को तोड़फोड़ दिया गया है। ड्राइवर अभी भी घायल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को किसी भी वक्त कोटुलपुर से हरी झंडी दिखा सकते हैं और टीएमसी इस यात्रा को नहीं रोक सकती। ये लोग कितने डरे हुए हैं। आरोप अमित मालवीय का। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने टीएमसी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस रथ को हरी झंडी देने वाले थे और लोग भी वहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से घटना पेश हुई। बीजेपी के रथ पर हमला हुआ है पुरुलिया में।